दो, मैं हूँ ना। जादूगर ने घोड़े को जादुई पंख लगा दिए और फिर व्यापारी ने उड़ता हुआ घोड़ा राजा को देकर अपनी जान छुड़ाई। ये लीजिए महाराज, उड़ने वाला घोड़ा। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। नाई का बेटा। बंदनपुर राज्य में एक पराग नाम का नाई था। वो बहुत ही गरीब था। एक पेड़ के नीचे आईना और कुर्सी रखकर जैसे तैसे काम चला पाता था। क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चला था, इसीलिए चाहता था कि उसका बेटा विजय अब काम संभाले। लेकिन उसका बेटा सारा दिन बस निशानेबाजी करता रहता। जिस पेड़ के नीचे नाई बैठता, वो उसी पेड़ पर कभी कैंची से तो कभी पत्थरों से निशाना लगाता। उसका निशाना देख सभी उसकी तारीफ करते। एक दिन पराग अपने ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था और विजय निशाना लगाने में मस्त था। अरे पराग बेटा, तुम तो बहुत अच्छा निशाना लगाते हो। अरे सिपाही जी, मैं तो इसे कई बार समझा चुका हूँ। अब ये सब छोड़ मेरा हाथ बटा। पर ये मानता ही नहीं और सारा दिन निशाना ही लगाता रहता है। लेकिन निशाना लगाने से रोटी नहीं मिलती। हम नाई हैं, काम करेगा तभी रोटी मिलेगी। अरे नहीं पराग, अपने बेटे को नालायक मत समझो। मेरी मानो तो इसे महल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजो। जो भी अच्छा निशाना लगाएगा, राजा उसे अपनी सेना में स्थान देंगे। अरे नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। हम तो बस नाई ही ठीक हैं। उनकी बातें विजय सुन लेता है और निराश होकर नदी किनारे बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद खुद को संभालता है और एक तीर तैयार कर अगले दिन प्रतियोगिता के लिए चला जाता है। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूँ और राजा मुझे अपनी सेना में अवश्य रखेंगे। और प्रतियोगिता में सभी के मुकाबले राजा को विजय की तीरंदाजी सबसे अच्छी पसंद आई। उसके सारे तीर निशाने पे लगे। वाह विजय, तुम्हारी तीरंदाजी से मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपनी सेना में स्थान देता हूँ। तुम्हें प्रशिक्षित करके राज्य का सेनापति बनाऊंगा। धन्यवाद महाराज। और पराग ये खबर सुनकर अपने बेटे को गले से लगा लेता है और कहता है, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें नालायक समझता था, लेकिन तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। इसीलिए कहते हैं प्रयास करने से ही सफलता हासिल होती है। सोने का घर। सुखीनगर नाम का एक नगर था। वहाँ चंदन के पेड़ और गेहूं की सबसे अच्छी फसल होती थी। गांव का हर व्यक्ति अमीर था। किसी के घर में कोई कमी नहीं थी। धन इतना था कि लोगों ने बड़े बड़े महल जैसे मकान बनवा लिए थे। उसी गांव में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था शिवराम। उसकी कोई जमीन नहीं थी और ना ही उसके पास अधिक धन दौलत थी। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो शिवराम के पास ही दवा लेने जाता। शिवराम इतना गुणी था कि वह नवज पकड़कर ही रोग का पता लगा लेता और उसकी दवाई खाते ही लोग ठीक हो जाते। दिवाली पर पूरा गांव जगमगा रहा था। बस वैद्य शिवराम की कुटिया और दवा खाना ही खंडहर जैसे पड़े थे। यह देखकर एक गांव वाला बोला, छी 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 छी, कितनी टूटी फूटी कुटिया है। हमारे गांव की दिवाली की तो इस वैद्य ने शोभा ही खराब कर दी। अरे शिवराम, अब तुम गांव से बाहर जाकर रहो। वैद्य शिवराम चुपचाप गांव से बाहर जाकर रहने लगता है। कुछ दिन बाद अचानक गांव में महामारी फैल गई और अब शिवराम को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। अरे वैद्य शिवराम जी, आप गांव में चलिए। शिवराम ने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की और धीरे धीरे सब ठीक हो गए। लेकिन दिन रात सबकी सेवा करने और आराम ना करने के कारण शिवराम बहुत बीमार हो गए और सभी गांव वाले उदास हो गए। हे भगवान, कृपा करो, शिवराम को ठीक कर दो। शांत हो जाओ शिवराम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जाओ और आज से उसी झोपड़ी में जाकर रहो जहाँ तुम गांव में पहले रहा करते थे। हाँ, देवी माँ ठीक कहती है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। चलो अपने घर वापस चलो। जब गांव वाले शिवराम के साथ उसकी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं
कि वहाँ कोई पुरानी झोपड़ी नहीं बल्कि एक सोने का बड़ा सा महल था और गांव के सभी मकान टूटे फूटे झोपड़ों में बदल गए थे। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए। अच्छा हुआ देवी माँ ने हमें हमारे किए का दंड दे दिया। यह देखकर शिवराम दुखी हो जाता है। देवी माँ, आप कृपया करके इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और शिवराम की प्रार्थना सुन देवी माँ ने सबको माफ कर दिया और शिवराम के महल के साथ साथ ही सबके पुराने घर वापस लौट आए और सभी गांव वाले फिर खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।